नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात दिल्ली के दंगल की। और दिल्ली के दंगल के एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। दिल्ली चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे और आखिर कैसे बीजेपी की आंधी में आप हाफ और कांग्रेस पिछली बार की तरह साफ हो गई, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। एग्जिट पोल में बीजेपी की आंधी। हमको मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है। 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। महापौल में आप हाफ, कांग्रेस साफ। इस बार तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे बिगड़ा आम आदमी पार्टी का खेल? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है। दिल्ली चुनाव की वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सभी दिग्गजों के दावों के बीच इस बार के एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 10 में से 8 सर्वे एजेंसियों के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 39 से 44, आम आदमी पार्टी को 25 से 28, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। पीएमआर के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49, आप को 21 से 31, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पीपुल प्लस के मुताबिक बीजेपी को 49 से 45 और आम आदमी पार्टी को 10 से 19, जबकि कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर। हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। दिल्ली चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार, रेवड़ी कल्चर, प्रदूषण, झुग्गी बस्ती, कानून व्यवस्था, पूर्ण राज्य का दर्जा, अतिक्रमण, यमुना की गंदगी, पीने का साफ पानी, घुसपैठिया मुद्दे हावी रहे। एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक इन सारे मुद्दों पर बीजेपी को जनता का साथ मिला है और 10 साल की लगातार आप सरकार से इस बार जनता ने दूरी बनाई है। मतलब साफ है, दिल्ली के दंगल में मोदी शाह का मैजिक चला है। उनकी बातों पर जनता ने भरोसा किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार करीब 70% वोटिंग हुई। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी हाफ और कांग्रेस साफ होती नजर आ रही है, लेकिन जनता का जनादेश की पिक्चर 8 फरवरी को पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल के रुझान में बीजेपी का मंगल होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में जनता वोट डालकर 5 साल के लिए अपना भविष्य चुन रही थी। इस बीच पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा विरोधियों को रास नहीं आ रही थी। उधर बीजेपी मोदी की धार्मिक यात्रा को शुभ मानती है और ऐसे में कुछ आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व में जनता वोट की आहुति डाल रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए। आज पूरे दिन का सार यही है। दिल्ली की जनता के सामने 3 विकल्प हैं। 10 साल से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को फिर से जनादेश देने का, या 27 साल से दिल्ली विधानसभा में वापसी की राह तलाश रहे बीजेपी को चुनने का, या फिर कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपने का। तीसरी बार जनादेश पाकर सत्ता के शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में डुबकी लगाई, मां गंगा की पूजा अर्चना की।
और इस दौरान उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ साथ दिखे। पीएम मोदी ये डुबकी दिल्ली से 676 किलोमीटर दूर प्रयागराज में लगा रहे थे, लेकिन उनकी डुबकी में दिल्ली की सियासत गोते लगा रही थी, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी मतदान के दिन अपने धर्म के कर्तव्यों का पालन करने निकलते हैं, राजनीतिक जीत प्रधानमंत्री मोदी को नतीजों में मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 12 बार मतदान के दिन तीर्थ यात्रा की है। 12 बार की ये यात्रा कुल 8 अलग अलग चुनावों के दौरान, जिसमें से 6 बार नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के हरियाणा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनावों में कन्याकुमारी, 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव, 2021 में असम, पश्चिम बंगाल चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव, 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान के दिन धार्मिक स्थल पर पहुंचे। इन चुनावों में सिर्फ 2023 में कर्नाटक और 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार मिली। बाकी सभी चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसलिए मतदान के दिन मोदी की धार्मिक यात्रा को बीजेपी अपने लिए शुभ मानती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा उनके विरोधियों को रास नहीं आई। एक नई बात है, कभी जाकर किसी कंदरा में बैठ जाते हैं जिस दिन वोट पड़ता है हिमालय में, जहां जाना है कुछ दिन बाद, कभी जाके कोई अगल बगल की मीटिंग करने लगते हैं, तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई रास्ता वो छोड़ते नहीं है। सियासी बयानबाजियों से इतर प्रधानमंत्री मोदी की कुंभ यात्रा तो निर्विघ्न संपन्न हो गई, लेकिन दिल्ली में मतदान के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप और हंगामा खूब देखने को मिला। एक तरफ आपके प्रत्याशी और कार्यकर्ता लगातार दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर आरोपों के तीर चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे और चुनाव का जायजा लिया। कुल मिलाकर आज की गहमागहमी से एक बात तो साफ दिखी कि दिल्ली में नेल बाइटिंग मुकाबला चल रहा है। दिल्ली चुनाव के साथ ही अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर हुए चुनाव खत्म हो गए हैं और इस बार मिल्कीपुर में बम्पर मतदान हुआ है। बम्पर वोटिंग के साथ ही मिल्कीपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट को धमकाते वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं अखिलेश यादव प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भी नजर आए। मिल्कीपुर के रण में जब नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए जनता उतरी तो सियासी संग्राम और तेज हो गया। विपक्ष वोट रोकने का आरोप लगाने लगा और प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को धमकाने लगे। घाटमपुर मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का बीजेपी पोलिंग एजेंट को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। मत करो, ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या हुआ? 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओ। आराम से रहो। हाथ मत लगाओ, ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? एक और प्रत्याशी का ये वीडियो सामने आया तो दूसरी ओर खुद सपा अध्यक्ष प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आए। एक फोटो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहा है, जिसे एसएसपी ने निराधार बताया। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया। बीजेपी ने भी अखिलेश के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी हारने लगती है तो अधिकारियों और ईवीएम को दोषी ठहराने लगती है।
जब ये दल हारने लग जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, कभी दरोगा को दोष देंगे, तो कभी सरकारों को दोष देंगे, तो कभी धर्म को दोष देंगे, तो कभी जाति को दोष देंगे। इसके अलावा इनको अपनी सेवा पे तो भरोसा रहा नहीं और सेवा के आधार पे इनको वोट भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये हताशा में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं हार रहा हूं और हारने के बाद मुझे क्या दुष्प्रचार करना है उसी की भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं, सरकार भी। मेरी आवाज पहुंच रही हो? और उनके आरोप निराधार हैं, वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इस नाते इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि बाहर से बहुत से लोग बुलाकर और उनसे मतदान कराने के लिए, तो बहुत से लोग पहुंचे तो वहां पर उसकी चेकिंग हो रही है कि कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन बाहर का रहने वाला है, तो उसमें ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूट्यूबर बन के वहां पर घूम रहे हैं। विपक्ष के आरोप और बीजेपी के दावों के बीच निष्पक्ष मतदान पूरा कराने के लिए जिले के तमाम अधिकारी सतर्क नजर आए। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद बूथों पर पहुंचे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने का दावा किया। कुछ जगह पर मशीनें खराब थी और उसमें मुख्य रूप से वीवीपैट में कुछ समस्या आ रही थी, तो वीवीपैट ईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से उसको रिप्लेस किया गया इंजीनियर्स के साथ में। और इसके अलावा कहीं पर अगर शिकायत थी कि एजेंट्स नहीं बनाए जा रहे, एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो इन सभी का तत्काल जो है मौके पे भेज के जांच कराई गई। किसी भी बूथ एजेंट के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के किसी बूथ एजेंट के द्वारा कहीं से कोई शिकायत हमको नहीं दी गई है। बाकी लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारीगण फील्ड में मौजूद हैं, सभी ड्यूटीज हमारी लगी हुई हैं, सभी सुनिश्चित करवाने की शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो। पूरे उत्साह के साथ मिल्कीपुर का चुनाव पूरा हुआ। अब फैसला 8 फरवरी को होगा, लेकिन जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सपा और बीजेपी आमने सामने दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह का हुआ है उससे फाइट टाइट हो गई है। अब इंतजार रिजल्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में टॉपर्स बच्चों को आज एक तरफ जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ई स्कूटी की चाबी सौंप रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। मिली स्कूटी की चाबी छात्रों की निकल पड़ी। टॉपर्स को गिफ्ट, योजना सुपरहिट। मेरिट की रफ्तार, सियासत अपार। एमपी के टॉपर्स अब स्कूटी पर रफ्तार भरेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों के 12वीं टॉपर 7,900 छात्रों को स्कूटी भेंट की। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने छात्रों को स्कूटी की चाबी सौंपी। इस दौरान सीएम ने छात्रों को नैतिकता और रोजगार देने वाला बनने की सीख भी दी। मॉरलिटी भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए, और नैतिकता के बलबूते पर हमारे देश ने सदैव केवल योग्यता नहीं, योग्यता से बड़ी नैतिकता भी चाहिए कि हमारे माध्यम से हम नौकरी करेंगे तो अकेले करेंगे, हम कोई अपना खुद का काम करेंगे तो कई लोगों को रोजगार दे सकते, कई लोगों को कई प्रकार से मदद कर सकते, और अपने तो स्वावलंबी भारत में ये बड़े पैमाने पर संभावना। हाल ही में सीएम ने 12वीं टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी देने का ऐलान किया था और घोषणा के कुछ दिन बाद ही सीएम ने अपना वादा पूरा किया। 12वीं टॉपर्स के लिए बड़ा दिन, सरकारी स्कूलों के 7,900 छात्रों को स्कूटी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के टॉपर्स को स्कूटी। स्कूटी के लिए छात्रों को मिला विकल्प। इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 1,20,000 रुपए, पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए खाते में 95,000 रुपए। टॉपर्स जिन्होंने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत मेहनत करी, उनको अपनी मेहनत का जो परिणाम है वो मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की सरकार 23-24 बैच के जो 12th क्लास के टॉपर्स हैं उन्हें स्कूटी का तोहफा देने जा रही है। बहुत सारी बसेस भी अभी शायद बीच में बंद हो गई है, तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रैवलिंग के लिए। हमारे मुख्यमंत्री सीएम जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने हमें स्कूटी प्रदान की। ये हमें बहुत ही मददगार करेगी। कॉलेज जाने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अभी कितनी दूर जाना पड़ता है आपको कॉलेज? आपके घर से कितना दूर है? मेरे घर से कॉलेज 18 से 20 किलोमीटर तो दूर। तो ये आपको ऑप्शन मिला था कि आपको कौन सी गाड़ी लेना है? हाँ, हमें ऑप्शन मिला था कि हमें इलेक्ट्रिक लेनी है, पेट्रोल लेनी है, तो हमने पेट्रोल चूज किया था। हाँ जी। खुश हैं? आपकी पसंद की गाड़ी मिल गई। कलर पसंद है कि नहीं? हाँ जी, कलर तो पसंद है।
तो देखिए, स्टूडेंट्स को जो गाड़ी चाहिए थी, जो मॉडल चाहिए था, जैसी गाड़ी चाहिए थी, वो उन्हें मिली है। टॉपर्स को स्कूटी देने पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस सरकार को योजना का क्रेडिट नहीं दे रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार सो रही थी और विपक्ष ने उसे जगाया है। सीएम ने इस पर पलटवार किया। क्या सरकार विपक्ष के प्रयास के बाद जागी? हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस विधायक दल, हम लोगों ने सबने 2 को सांकेतिक रूप से एक्टिवा दी, लेकिन अभी लैपटॉप की बात तो सरकार कर नहीं रही है, कब देगी पता नहीं। तो मैं समझता हूं कि सरकार क्या लाडली बहना को ही सब पूरा पैसा दे रही थी? क्या इन मेधावी छात्रों को भूल गई थी प्रदेश के अंदर? कांग्रेस ने जीवन में कभी दी किसी को? कांग्रेस की सरकार रही 55-60 साल की। कांग्रेस देती तो कांग्रेस इनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। स्कूटी मिलने पर छात्र भी खुश हैं, लेकिन स्कूटी पर सियासत भी रफ्तार भर रही है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात काली कमाई के कुबेर सौरभ शर्मा की। परिवहन विभाग के एक पूर्व कांस्टेबल ने काली कमाई का साम्राज्य कैसे खड़ा किया, कौन थे उसके साझेदार, इन सवालों के जवाब एमपी तो क्या पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस को कोई जल्दबाजी नहीं है। सौरभ लोकायुक्त की रिमांड पर था। कहा जा रहा है कि इस दौरान लोकायुक्त को कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन इसके बाद भी लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ की रिमांड बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की है। रिमांड की नई डिमांड, सौरभ पर कौन मेहरबान? लोकायुक्त के खाली हाथ, सौरभ शर्मा की ठाठ। अब जेल में पूछताछ, खुलेगा काली कमाई का राज। परिवहन विभाग का करोड़पति पूर्व कांस्टेबल, काली कमाई का कुबेर सौरभ शर्मा अब जेल की सलाखों के पीछे है। अब जेल में ही सौरभ शर्मा से पूछताछ होगी। सौरभ शर्मा केस में जांच एजेंसियों पर कई बार सवाल उठे हैं, उस पर मेहरबानी के आरोप लगे हैं और अब एक बार फिर सवाल उठे हैं। सौरभ शर्मा लोकायुक्त की रिमांड पर था। बताया जा रहा है कि 7 दिन की पूछताछ में लोकायुक्त के हाथ खाली हैं, लेकिन इसके बाद भी लोकायुक्त पुलिस ने परिवहन विभाग की काली कमाई के मुख्य आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल की रिमांड अवधि बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। मंगलवार को इनकी रिमांड अवधि समाप्त होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन लोकायुक्त की ओर से सरकारी वकील ने रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। आरोपियों के वकील ने भी जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। कोर्ट ने आरोपियों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। सौरभ शर्मा को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और अब एक बार फिर पूछा जा रहा है कि आखिर सौरभ की रिमांड बढ़ाने की कोशिश तक क्यों नहीं की गई। बताया जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड के दौरान लोकायुक्त पुलिस को कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी। सौरभ और उसके साथियों ने हर सवाल के रटे रटाए जवाब दिए। 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश का मालिक कौन है, इसका पता चल नहीं पाया। तीनों ने काली कमाई से खरीदी गई प्रॉपर्टी और अवैध कमाई के भागीदारों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस अब जेल में पूछताछ की योजना बना रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ करने का आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया। रिमांड में कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। आइए वो सवाल भी जान लेते हैं। इन सवालों के नहीं मिले जवाब। 52 किलो सोना और 11 करोड़ नकदी का मालिक कौन? कार कहां से निकली और मैंडोरी तक कैसे पहुंची? सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या फरारी के दौरान कहां रहे? लोकायुक्त छापे में मिली करोड़ों की संपत्ति सौरभ ने कैसे जुटाई? सौरभ ने किन शहरों में प्रॉपर्टी खरीदी है? ऐसे मामलों में आमतौर पर एजेंसियां सभी सवालों के जवाब मिलने तक रिमांड बढ़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। कांग्रेस भी इस पर सवाल उठा रही है। क्या सौरभ शर्मा को राहत देने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और क्रिकेट में मिस्टर वॉल कहलाने वाले राहुल द्रविड़ जो हमेशा कूल रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख फैंस भी हैरान हो चुके हैं। आइए दिखाते हैं आपको। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को बेहद शांत स्वभाव का माना जाता है। इस धुरंधर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा। मंगलवार शाम बेंगलुरु की सड़कों पर एक ऑटो रिक्शा चालक के साथ गर्मागर्म बहस करते हुए उन्हें देखा गया। द्रविड़ और ऑटो चालक के बीच बहस के दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाया जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल द्रविड़ की गाड़ी को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वो बुरी तरह से भड़क उठे। उनको कन्नड़ भाषा में ड्राइवर से बहस करते हुए देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक द्रविड़ की कार का एक मालवाहक ऑटो से टकराव हो गया था। इस घटना के बाद उनकी गाड़ी को टक्कर मारने वाले ड्राइवर के साथ द्रविड़ की अच्छी खासी बहस हुई। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पाई कि द्रविड़ की गाड़ी वो खुद चला रहे थे या उनका ड्राइवर। ये घटना बेंगलुरु के व्यस्त इलाके कनिंघम रोड पर हुई। सूत्रों के मुताबिक द्रविड़ इंडियन एक्सप्रेस जंक्शन से हाई ग्राउंड्स की ओर जा रहे थे। ये घटना तब घटी। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ने ट्रैफिक में फंसी द्रविड़ की कार को पीछे से टक्कर मार दी। सूत्रों ने बताया कि द्रविड़ ने ऑटो चालक का संपर्क नंबर नोट कर लिया है और फिर वहां से चले गए। घटना के बारे में और जानकारी अभी सामने आना बाकी है। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें महिला कह रही है कि बहू ऐसी ना हो। सिर्फ बहू ही नहीं, महिला की गुहार है कि मुझे बेटा बहू से बचाओ। मुझे बहू बेटे से बचाओ। जन सुनवाई में मां का दर्द। इस कंडीशन में मेरे छोटे बेटा बहू ने मुझे मारा। स्ट्रेचर पर लाचार रिश्ते। मेरे को घर के बाहर फेंक दिया गया था। लाचार मां मांगे इंसाफ। जन सुनवाई में जब स्ट्रेचर पर ये बुजुर्ग महिला पहुंची तो अधिकारी भी हैरान रह गए, जो हाथ जोड़कर फरियाद कर रही है कि कलेक्टर साहिबा मुझे मेरे बहू बेटे से बचा लो। इस कंडीशन में मेरे छोटे बेटा बहू ने मुझे मारा। 26 तारीख को मैं सहारा में, मुझे मोहल्ले वालों, मेरा बड़ा बेटा, मुझे होश नहीं था, बाहर फेंक दिया मेरे को। रिश्तों का दर्द घर से निकलकर थाने की दहलीज पर पहुंचा और अब जन सुनवाई में। ग्वालियर में जन सुनवाई में साधना द्विवेदी करौली माता महलगांव इलाके में रहती है, जो अपने ही छोटे बेटे और बहू पर संगीन इल्जाम लगा रही हैं। आरोप की बेटा और बहू जुल्म करते हैं। मेरे को मारते हो, ये कहते घर से बाहर निकाल देंगे, और वही कंडीशन मेरी आज हो गई कि मेरे को घर के बाहर फेंक दिया गया था। मैं 12 दिन आईसीयू में एडमिट रही। बुजुर्ग महिला बीमार है, लेकिन रिश्तों के जुल्म ने ज्यादा झकझोर दिया है। आरोप है कि बड़ा बेटा ड्यूटी चला जाता है और छोटा बेटा और बहू जुल्म उठाते हैं, यहाँ तक कि घर से भी निकाल दिया है। दरअसल विवाद यह है कि महिला के नाम मकान है। आरोप की छोटा बहू बेटा उसे हथियाने के लिए सारे हथकंडे आजमा रहे हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज है। अब इस मामले की जांच जारी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।